प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल है कि जब मुस्लिम कोटा की बात आई थी, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई थी, तो खड़गे जी ने कहा, दो दो चिट्ठियां लिखी, आपको ओपन लेटर कर दिया कि हम ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमारे मैनिफेस्टो को मिसरीड कर रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। मगर अभी तो इंडिया अलायंस के नेता खुद सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि पूरा मुस्लिम कोटा होना चाहिए, पूरा, यानी कि टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन। तो इस पर क्या क्या सवाल है कि क्या क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते नहीं है, या फिर कोई एक्सट्रीम अपीजमेंट हो रही है? भारत को आगे बढ़ाना है तो जिस मंत्र को लेकर के मैं चलता हूं उसका महात्म्य बहुत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जी। और 14 के बाद जब मैंने काम किया तो मैंने उसमें एक और जोड़ा, सबका विश्वास। जी। और अब जब बहुत बड़े टारगेट को लेकर चल रहा हूं तो मैंने जोड़ा सबका प्रयास। जी। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक सकारात्मक सोच के साथ। और जब हम सबका कहते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सरकार के किसी भी काम में जाति, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पर, भूभाग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तो ज्योग्राफिकली भी डिस्क्रिमिनेशन की आदत बन गई। कुछ इलाके तो भाई निकम्मे हैं, छोड़ो। मैंने उसी को हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं, कोई निकम्मा नहीं है, ये मेरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और मैंने अच्छे से अच्छे अफसरों को लगाया, अच्छे रिसोर्सेज लगाए, तो आज देश के करीब 100 डिस्ट्रिक्ट राज्यों के अन्य डिस्ट्रिक्ट की बराबरी में आने लग गए। तो उनका एक कॉन्फिडेंस बन गया है। कोई, मैंने ऐसे ब्लॉक देखे थे जहाँ दवाई की दुकान नहीं थी। कोई ब्लॉक ऐसा हो सकता है जहाँ दवाई की दुकान ना हो? तो मैं इन छोटी छोटी चीजें करते 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 उसी प्रकार से समाज का है। आप सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते रहोगे कि भाई मुझे मुसलमानों का आरक्षण देना है, मुसलमानों का आरक्षण देना है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस मीटिंग में बोला था, मैं वहां मौजूद था। आप थे। खुद ने कहा कि पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। जब मैंने ये कहा तो ये लोग झूठ बोलने लगे। तो मैंने एक दूसरी वीडियो ला करके रख दी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे, अब देखिए उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। मैनिफेस्टो और ट्रैक रिकॉर्ड को साथ मिला करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका मैनिफेस्टो और उनके पब्लिक स्पीचेज, ये तीनों को अगर हम मिला करके देखेंगे तो फिर चित्र स्पष्ट होता है। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना करके ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था उसमें डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र में भी ये कोशिश की थी। उन्होंने आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, मगर बात गई थी। दूसरा, भारत के संविधान सभा ने 75 साल हो रहे हैं संविधान के, बहुत विस्तार से चर्चा की है इस विषय में। पंडित नेहरू समेत सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन चलाया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया। लेकिन अब उनको राजनीतिक अस्तित्व के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा एससी एमएलए किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा एससी एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा एसटी एमएलए एमपी किसके, बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी एमएलए किसके, बीजेपी के। फिर मेरी गरीब कल्याण की योजना है, जो इन्होंने आज तक गरीबों को अंधेरे में रखा था, वो गरीब कल्याण की योजना गरीबों को लगा कि भाई देश का भला करने वाला एक आदमी काम कर रहा है, एक पार्टी काम कर रही है, तो उनकी जमीन खिसकने लगी। अब उनको लगता है कि रीजनल पार्टियां माइनॉरिटी के बैंक को भी खा रही ले रही हैं। हाँ। तो वो ये उनका हमला है रीजनल पार्टीज पे। कांग्रेस पार्टी प्रादेशिक पक्षों को मुस्लिम वोट बैंक के मालिक नहीं बनना देना चाहती, तो वो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा परोसना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है। और अपने जो रीजनल पार्टियां हैं, अब जैसे समाजवादी पार्टी, वो मानती है हम ही ठेकेदार हैं,
मुस्लिम वोट के। हाँ, और कांग्रेस ये कर करके खुद लेना चाहती है। तो इस चुनाव में कांग्रेस सीटें जीतने के लिए लड़ नहीं रही है। अब देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद। सौरभ। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40। पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की राहत पर मजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। राहत पर सिरसा ने यह बड़ा बयान यहां पर दिया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले नवनीत राणा का हमला, फिर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब, और जवाब पर जवाब का दौर निकल चला। बात बढ़ी तो छोटे को रोकने की बात कहने वाले ओवैसी सामने आ गए, और राणा भी कहां पर चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी हैदराबाद की सियासत करने वाले ओवैसी को घर में शेर बता दिया। दिखाते हैं आपको कैसे सियासी घमासान मचा है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए, क्यों करना है। भाईजान के गढ़ में नवनीत की हुंकार के बाद सियासत गर्म हो गई है। हैदराबाद वो जगह है जहां ओवैसी के खिलाफ कोई आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। वहां जाकर अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने विवाद को खोदकर 15 सेकंड की मोहलत मांग ली। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना,
छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी ना मंच पे आ गए। अपने ही गढ़ में चुनौती पाकर भाई जानवी कहां चुप बैठने वाले थे। बात छोटे भाई अकबरुद्दीन पर आई, ओवैसी ने उसे तोप बता दिया। आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे, और वो एमपी साहबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। जुबानी हमला ऐसा कि कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ने जो बयान दिया उसे कई बार दोहराया। इसे लेकर छोटे पर सवाल उठा तो ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे डाली।